Hey, hello everyone, how are you all? So yes, काफ़ी बच्चों ने डिमांड की थी अन अकेडमी क्लास में that let us have an interview with Saurav Kindra sir क्योंकि Saurav was one of my students from An Academy and he was able to crack JRF in the first attempt and everybody wanted to know कि उनकी strategy क्या रही, उन्होंने किस तरह preparation की. I requested him and he was generous enough to give us the time and his you can say ideas, his strategy so that सारे बच्चों की help हो पाए. So this is basically an interview with Saurav Kindra. Hello everyone, how are you all? And I hope आप सब अच्छे होंगे. So yes, on the good demand of students, I am able here to bring Saurav Kindra for the interview because he is one of the persons, one of my students who cleared NET and JRF in his first attempt. तो यस काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे सो आई इन्वाइटेड हिम एंड ही हैड टाइम ही वॉज जनरस इनफ टू गिव अस टाइम राइट सो सौरभ किंड्रा प्लीज वेलकम टू आवर इंटरव्यू सेशन. हेलो मैम. हेलो. सो सौरभ व्हाट हैपेंड वाज क्लास में बात निकली एंड ऑल द स्टूडेंट्स सेड के मैम कितने 3 महीनों में हो जाती है प्रिपरेशन एंड आई वॉज लाइक एक बच्चे ने 45 डेज में कर ली थी, तुम लोग 3 महीने के लिए चिल्ला रहे हो. सो देन वन थिंग लेड टू अनदर एंड अल्टीमेटली काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर द सर टू टेक एन इंटरव्यू देन येस. सो हेलो सौरभ, हाउ आर यू? I am good, ma'am. How are you? I am great, Saurav. And yes, we would like to have you, right? And yes, so basically थोड़े बहुत questions होंगे and you just need to answer. I think that would be okay. Yeah, that's great. Okay. So the first question, Saurav, from one of my students is, want to know what were your weak points and your strong points. कि आपके वीक पॉइंट्स क्या रहे और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या रहे. Okay, talking about my weak points and my strong points. So guys, देखो मेरा जो strong point है वो practical subjects है. मतलब जैसे कि मैंने कॉमर्स से JRF और नेट किया है तो इनकम टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंट्स, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. रीज़न भी मैं पहले CA की तैयारी कर रहा था तो उसमें ये सब सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर होते हैं. एंड हाँ, लॉ भी मैंने किया हुआ तो वो भी मेरा स्ट्रॉन्ग है. एंड वीक पॉइंट्स तो स्टैटिस्टिक्स जो कि मैंने हाथ भी नहीं लगाया था क्योंकि मैं मैथ्स में काफ़ी वीक हूँ. और थ्योरेटिकल में जो काफ़ी क्रैमिंग वाला पॉइंट होता है, अगर मैं कहूँ मेरे बारे में तो पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, जो ये चैप्टर्स है ये मेरे वीक पॉइंट रहे थे. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू ओवरकम योर वीकनेस, कि आपकी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए आपने क्या किया? मैंने अपनी वीकनेस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया बट जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसको मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया. देखो जो मेरे प्रैक्टिकल्स था मैंने उसको अच्छे से पढ़ लिया. अच्छा, हमारे एग्ज़ाम में एक चीज़ रहती है प्रैक्टिकल्स में कि हमें लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है. एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स. दो मार्क्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है. तो प्रैक्टिकल में स्ट्रॉन्ग करने का मतलब मेरा ये है कि आप कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो रहे हो. आपको जैसे हमें बीकॉम में पूछते हैं, 12th में हमको लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, ऐसे बिल्कुल नहीं आएगा. सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के बेस पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. तो समझो इस बात को, मुझे सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत थी क्योंकि लेंथी क्वेश्चन तो एग्जाम में आने ही नहीं वाला. तो मैंने कॉन्सेप्ट्स को फटाफट जल्दी से स्ट्रॉन्ग कर लिया, मैंने वो पढ़ा हुआ था. अब रही थ्योरेटिकल की बात, तो प्रैक्टिकल के साथ साथ मैंने थ्योरी को कवर किया बट इतना डेप्थ में नहीं किया. मतलब अगर मैं कहूँ कि आपका मेन पॉइंट अगर थ्योरी है तो आप उसको बड़ी जल्दी और इजीली आप उसको याद कर सकते हो. बट मेरे केस में प्रैक्टिकल था, मैंने उसको फटाफट कर लिया और थ्योरी को इतना किया कि भाई मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
did you not think of giving up the preparation because it is difficult with the job कि अगर जैसे काफ़ी सारे बच्चे जॉब कर रहे हैं अभी राइट जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अग्री करती हूँ तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको कभी गिव अप कर देना चाहिए देखिए गिव अप का पॉइंट ऐसा मुझे 1% भी नहीं लगा कि मुझे गिव अप करना चाहिए। मैं आपको इसका रीज़न देता हूँ क्यों और कैसे हुआ ये। जब आपको कुछ पाना होता है ना, जैसे मुझे ड्रीम है कि आई वांट टू बी अ प्रोफेसर एंड करेंटली आई एम परस्यूइंग माय पीएचडी, तो मुझे वो बनना है। मतलब मुझे अगर 1% भी डाउट होगा ना तो मैं नहीं बन पाऊंगा। अगर मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, जितने भी आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज दिल्ली, अगर मैं कहूँ सचिन तेंदुलकर है ना, मैरी कॉम, अमिताभ बच्चन, आपको पता है कि इन्होंने इतना स्ट्रगल किया है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इतना स्ट्रगल, अमिताभ बच्चन की पहली 60 मूवीज फेल गई थी, ही तो इट डिडंट इवन थिंक अबाउट ऑफ गिविंग अप, है ना। तो गिविंग अप का मतलब है अगर आपके माइंड में 100% क्लैरिटी है कि हाँ ये करना ही है तो वो चीज़ आएगी नहीं। एंड आई हैव नेवर थॉट ऑफ गिविंग अप। मेरे पास सिर्फ 45 डेज थे, 7 वीक्स थे। मुझे ये था कि अपना बेस्ट देना है और जितनी तैयारी हुई दैट इज इनफ, रेस्ट लीव ऑन गॉड। मेरा काम है मेहनत करना, है ना, कर्म कर, बाकी उस पर छोड़ दो। तो मैंने 45 डेज ऐसे मेहनत करी कि अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट करेगा ही विल टेक 90 डेज, समझ रहे हो। तो आपको कम टाइम दो बट इतने अच्छे से दो उसको कि मजा आ जाए, आपको भी मजा आए तैयारी करके और एग्जाम देने में भी मजा आए। तो जितना सिलेबस कवर होता है आप उतना कर दीजिए बस, बाकी रेस्ट लीव ऑन गॉड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मेंटेन मोटिवेशन ड्यूरिंग स्टडीज। मोटिवेशन को कैसे मेंटेन करें क्योंकि काफ़ी लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। ये काफ़ी स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि वो 4 दिन पढ़ते हैं फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब वो कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ में आप क्या देखो, ऑल द टाइम यू कैनॉट मेंटेन मोटिवेशन लेवल। कई बार आपको सब्र की ज़रूरत होती है ना। बट हाँ, अगर एक हमारा रूटीन टूट जाता है, घर में बहुत सी वो प्रॉब्लम्स होती है, कभी कोई डिसरप्शन कभी कोई डिसरप्शन, तो उसको कैसे कंटिन्यू रखें। पहली बात अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सके दैट इट विल बी द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, सुबह उठने की आदत। अगर आप देखो सुबह 0 डिस्टर्बेंस जोन होता है और 0 डिस्टर्बेंस जोन में हर कोई बंदा अपना एक्सीलेंट परफॉर्म करता है। हम लोग क्या करते हैं, उठते हैं 11 बजे 10 बजे 9 बजे, तब तक हमारे सबके घर में सब मेंबर्स उठ चुके होते हैं, हमें फ़ोन कॉल्स आने लगते हैं, व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज आने लगते हैं, तो सब डिस्ट्रप्शंस आ गया ना। तो 0 डिस्टर्बेंस जोन में जाइए, मतलब सुबह सुबह उठिए 4 बजे 5 बजे, सुबह से लेके 8-9 बजे तक आप एकांत में जाके सोशल मीडिया, प्लीज़ फ़ोन को घर रख के जाइए। अगर नेट की ज़रूरत है तो उसको आप सोशल मीडिया मत यूज़ कीजिए, ना किसी को कॉल करना ना किसी का कॉल आएगा। उस 0 डिस्टर्बेंस जोन में आप जाइए। उस टाइम जो स्टडी होगी ना आपकी, वो आप 4 घंटे में जो स्टडी होगी आप पूरे दिन में आई एम डैम श्योर आप कवर नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो अगर आप सुबह 5 से 4 9 तक पढ़ रहे हो, आपको फील होगा आपने अच्छी पढ़ाई कर ली है। और जब पढ़ाई करते हैं तो हम वी फील सेटिस्फाइड, हमको मोटिवेशन की ज़रूरत वैसे ही नहीं पड़ती है। हाँ, अगर आपकी आदत नहीं है सुबह उठने की, ट्राई कीजिए उसको अपनाने की, बट इन केस आप इसको नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं तो यार देखो, आप रेस्ट लिया करो बीच में। एक चीट, जैसे हम जिम में जाते हैं हफ्ते में या 15 दिन 20 दिन में एक दिन चीट डे बनाते हैं ना, तो हम कंटिन्यू जब पढ़ते रहते हैं ना तो माइंड ना उस जोन में चला जाता है कि हमें कुछ पसंद ही नहीं आता, और या फिर मन उठ जाता है एक चीज़ बार बार करके। तो 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद एक दिन अपने लिए चीट डे रखिए। आज मैं पढ़ाई को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मूवीज़ देखो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो, जो भी आपका मन करता है वो खाओ पियो मस्त रहो। एक दिन के लिए एक गैप डालो, बट फिर वो एक दिन किसके लिए होगा, ताकि आप री एनर्जाइज होके अगले दिन से फिर से दौड़ना शुरू कर सकें। ऐसा करेंगे तो भी वो चीज़ आपको मेंटेन रहेगी। That was a really good suggestion to be very frank, and I do agree with Saurav that अगर सुबह आप जल्दी उठते हो तो of course उसकी जो फोकस होता है, कंसंट्रेशन होता है, you cannot beat the whole day. I do agree with that. Efficiency level increases na, efficiency level multi-folds, even multi-folds. Yes. So the next is
ओके, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है. हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेट और जेआरएफ विथ जॉब? टाइम कैसे मैनेज करें? मैम आपने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया अपना. हाउ टू प्रिपेयर विद नेट और मैनेजमेंट विद जॉब. टाइम कैसे मैनेज करें? द प्रॉब्लम इज ऑफ टाइम मैनेजमेंट हियर. अब पता है क्या है, हम लोग सोचते हैं कि यार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है. ये सिर्फ हमारे दिमाग का इनपुट है. जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमें एक्चुअली फील होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है. यार मुझे एक बात का सिंपल आंसर दो. प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, उनके पास कितने हेल लॉट ऑफ वर्क, दे हैव हेल लॉट ऑफ वर्क, कितने काम होते हैं उनके पास. डोंट दे मैनेज द टाइम? रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो हेड है, एप्पल के सीईओ है ना, स्टीव जॉब्स है, और इलॉन मस्क, ही इज मेकिंग स्पेस एक्स, वो एयरक्राफ्ट स्पेस में भेज रहे हैं. उनके पास टाइम है, आपके पास टाइम नहीं है. ऐसा क्या कर रहे हो यार? देखो, अच्छा इसके लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम. You have 24 hours in a day. Everyone has 24 hours in a day. अब आप ऐसा मत बोलना कि 24 घंटे कम पड़ते हैं. अगर आप 26 घंटे भी ले लोगे, 24 घंटे में कुछ नहीं करे, 26 में भी कुछ नहीं कर पाओगे. अगर 24 में कर रहे हो तो 26 में भी बहुत कुछ कर जाओगे, है ना. तो देखो, मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ कि हाउ आई हैव मैनेज माई टाइम. सबसे पहली बात होती है, हमारा स्केड्यूल नहीं होता है. 80% ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट मेक देयर स्केड्यूल इन रिटन. अपने माइंड में सोचते हैं, बट एक्चुअल में रिटन में पेज में एक दीवार पे स्केड्यूल छपाओ, ऐसा नहीं होता है. ये एक लिमिटेशन है, क्योंकि जब चीज़ सामने होती है ना, हमको बारी बारी माइंड रिमाइंड कराता है कि भाई ये काम करना है, ये करना है, ये करना है. तो वो चीज़ होती है. स्केड्यूल बनाने के लिए अब उसमें एक और पॉइंट है कि ऐसा स्केड्यूल मत बनाओ कि जो बिल्कुल ही एब्सर्ड हो. एब्सर्ड मतलब कि इलॉजिकल ना हो वो. जैसे कि मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, फिर मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, आधा घंटा ब्रेक लेके. समझ रहे हो? 6 घंटे लगातार पढ़ाई करोगे, आपका माइंड क्या काम करेगा? ऐसा नहीं करना है. एक एप्लीकेशन है टाइड, TID, टाइड. आप एक काम कीजिए, एक घंटे का टारगेट रखिए. 50 मिनट्स जिसमें से पढ़ेंगे आप, 10 मिनट्स ब्रेक लेंगे. मतलब 50 मिनट्स होगा जीरो डिस्टर्बेंस ऑन स्टडी, है ना. नो मोबाइल फोन, कुछ भी नहीं, सब कुछ साइड में, खाना पीना खा के बैठिए. बट 10 मिनट जो ब्रेक होगा उसमें खाना भी खाइए, कॉल करनी है तो कॉल कर लीजिए, अपना गाना सुनना तो गाना सुनिए. फिर 1 घंटा जिसमें से 45 to 50 मिनट्स आप स्टडी करेंगे, 10 मिनट्स ब्रेक लेंगे. ये जो ब्रेक लोगे ना, ये आपको री एनर्जाइज करेगा. समझ रहे हो? तो पहली बात, अगर आप हर घंटे बाद चेक करो कि मेरी कितना काम हो गया, वो चीज़ आपको रिमाइंड करवाती रहेगी. स्केड्यूल बनाओ, एक लॉजिकल स्केड्यूल. अगर ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती शुरू में, 3 घंटे पढ़ाई करो दिन में, 4 करो, 5 करो, 6 करो. उसको बढ़ते 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 8, 10, 11, 12 पे लेके जाओ. आपको इतना टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, अच्छी स्टडी करने के लिए. तो हर 1 घंटे बाद आप अपने आप को चेक करते रहिए, मैंने क्या किया, क्या नहीं किया. ये एक पॉइंट हो गया. अपना स्केड्यूल बनाइए लॉजिकल, वो पॉइंट हो गया. स्केड्यूल को रात को चेक कीजिए, हाउ मच आई हैव कवर्ड, हाउ मच आई हैव लेफ्ट, एंड इफ लेफ्ट तो क्यों. अच्छा, अगर आपने मान लो टाइम स्केड्यूल बना भी लिया, फिर वो 2-3 दिन बाद फॉलो नहीं हो रहा, तो 3 दिन को प्लीज एनालाइज कीजिए 10 मिनट बैठ के कि क्या बात है कि मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ. आपको पता लगेगा कि मैं 1 घंटा जो है ना वो फोन कॉल्स पे दे रहा हूँ, या 1 घंटा मैं सोशल मीडिया पे दे रहा हूँ, या 1 घंटा मैं कुछ और कर रहा हूँ. तो उस टाइम को भी एडजस्ट कीजिए. ऐसा कर सकते हैं आप. अब ड्यूरिंग जॉब की बात आती है, या फिर एक जॉब के साथ मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा कि जो गर्ल्स होती हैं, जो इनको घर पे काफ़ी काम होता है. लॉकडाउन में तो और भी काम बढ़ चुका है. मतलब खाना बनाना, ये करना, वो करना, 100 काम बढ़ चुके हैं. तो दोनों की सिचुएशन सेम है, जॉब वाले की भी और एक जो हम घर पे बैठ कर तैयारी कर रहे हैं गर्ल्स, उनकी भी एक ही प्रॉब्लम. टाइम मैनेजमेंट कीजिए. अच्छा, इसमें एक चीज़ और क्या है, जो घर पे काम कर रही हैं आप लड़कियां, है ना, वो अपने काम को डेलीगेट कर दीजिए. हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, हम मार्केटिंग में पढ़ते हैं. अगर आपके पास 10 टास्क है, अनप्रोडक्टिव टास्क, मैं फिर से कह रहा हूँ, अनप्रोडक्टिव मतलब नॉट रिलेटेड टू योर स्टडीज. 10 टास्क है, जैसे मान लो कि खाना बनाना है मुझे, है ना, फिर कपड़े धोने हैं, फिर ये करना है, वो अनप्रोडक्टिव टास्क. ट्राई टू डेलीगेट इट टू योर फैमिली मेम्बर्स और टू योर फ्रेंड्स. मतलब खाना बनाने का टास्क आप अपनी मदर को दे सकते हो. अगर बाहर किसी से मतलब कुछ भी काम है आपको, अपने फादर को अगर सामान लाना है तो अपने फादर को बोल सकते हो कि डैड आप ले आओ इसको, ताकि वो टाइम आप अपना मैनेज कर सको. पढ़ाई में 3 में से आप एक ही टाइम खाना बनाओ, 2 टाइम मत बनाओ. अपनी मम्मी को बोलो कि 1-2 महीने के लिए सपोर्ट करें, आपको सपोर्ट चाहिए होगा, उस चीज़ को करो.
अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, तो आप ऐसा कुछ लिसनिंग मतलब क्लासेस लीजिए जो आप कान में लगा के अपना खाना बनाते हुए क्लास भी ले सकें और अपना काम भी कर सकें, ताकि आप टाइम को देखो आपको एडजस्ट करना है। इस दिमाग से पूछोगे कि मतलब मैं 2 घंटे कैसे फ्री रहूँगा, तो 2 घंटे का जवाब मिलेगा। अगर इस दिमाग से पूछोगे कि यार 5 घंटे कैसे निकाल सकता हूँ, तो वो 5 घंटे का जवाब देगा। समझ रहे हो, पूछना आपको पड़ेगा। वो ये नहीं कहेगा, आप पूछोगे कि 5 घंटे कैसे फ्री रहूँगा, वो आंसर 10 घंटे का नहीं देगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस चीज़ से आप टाइम मैनेज कर सकते हो। एक और एप्लीकेशन है, उसका नाम है आई थिंक हैबिट। वी विल शेयर द लिंक इन द वीडियो। उसमें क्या है, आप अपना स्केड्यूल बना सकते हो और आपको चेकलिस्ट मिल जाएगा। यू कैन चेकलिस्ट कि आज मैंने ये काम किया, आज ये काम किया, अब ये काम किया। उसको अपने सामने रखिए प्लीज। आपने एक टास्क खत्म किया, देखो नेक्स्ट टास्क क्या है, रेडी। नेक्स्ट टास्क रेडी रहेगा ना, फिर आपके माइंड में रहेगा कि यार नहीं 10 बजे खत्म करना है, 11 बजे मुझे ये काम करना है। उसमें आपको पूरा एक ग्राफ दिखेगा कि आपने बंक किया या फिर नहीं किया। आपको पूरा ग्राफ दिखेगा। इफ योर ग्राफ इज गोइंग रॉन्ग, प्लीज एनालाइज योरसेल्फ व्हाई इट्स गोइंग रॉन्ग। इफ इट्स गोइंग राइट, देन इट्स वेरी गुड। सो व्हाट यू सेड, सच्ची बताऊँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो फॉलो भी करते हैं. सम ऑफ माई स्टूडेंट्स दे कुक वाइल दे वॉच द वीडियोज, राइट? Some of the students they wash the clothes while they watch the video. So yes, that is to be very frank done by many of the people. Okay, so the next question we have is okay, how to manage and retain all subjects in mind. This is a very difficult one. Okay, and how to classify all the subjects and get the depth and breadth of the entire syllabus. तो कोई आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जितना भी आप पढ़ते हो उसको रिटेन कैसे करना है अपने को, ठीक है? और दूसरा, अपने को ओवरऑल पूरा एंड ऑफ द डे मतलब एग्जाम तक हमें कैसे याद रहे पूरा अपना पेपर 1 पेपर 2 का एंटायर सिलेबस और टॉपिक्स, उसके लिए क्या लगता है क्या करना चाहिए? लॉकडाउन इज द बेस्ट थिंग हैपन टू यू फॉर दिस सॉल्यूशन। लॉकडाउन हुआ, ये ही इसका सॉल्यूशन है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इतना बड़ा सिलेबस है, आई नो बहुत ज़्यादा सिलेबस है। एक दिन में कैसे रिवाइज करें? आप फर्स्ट डे से ऐसे तैयारी करें, शॉर्ट नोट्स बनाइए। मतलब एक चैप्टर के 3 पेज के नोट्स, एक चैप्टर के 4 पेज के नोट्स, 3-4 पेज से ज़्यादा ना हो उसके नोट्स। तो 10 चैप्टर के 40 पेज के नोट्स और अगले 10 चैप्टर के 40 पेज के नोट्स, 80 पेजेस आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा होता है उस चीज़ को, नया नहीं पढ़ रहे आप, है ना? तो इसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। बट अब पॉइंट आता है कि नोट्स कैसे बनाने पड़ेंगे और किस चीज़ के नोट्स बनाएं। अभी तो टाइम है आपके पास, आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि टाइम नहीं है, मेरा सिलेबस काफ़ी पड़ा है, तो नोट्स मत बनाइए। जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है बुक में ही हाईलाइट। मैंने जो किया था, मैंने बुक में ही हाईलाइट कर लिया था। 45 डेज में आप नोट्स कैसे बनाओगे और रिवाइज कैसे करोगे? नॉट पॉसिबल। मैंने उसी में हाईलाइट कर लिया था उसको, ताकि मैं बुक को ही फटाफट गो थ्रू कर दूं। जो मैंने सिर्फ हाईलाइट किया हुआ उसको गो थ्रू कर दूं मैं। तो आपके पास टाइम है, आप नोट्स बना सकते हो, इट्स वेरी गुड। ताकि 80 पेजेस का जो आपके पास बुकलेट है, अदिति मैम भी ऐसा ही करते हैं, जैसे उन्होंने भी एक बुकलेट दिया था मुझे लास्ट में, जो कि मैंने रिवाइज किया था फटाफट। तो सिर्फ जो क्रक्स है, मेन बात है, वो ही आप नोट करिए। ये तो हुआ कि आप कैसे अपना सिलेबस। अच्छा, सेकंड पेपर कैसे, दोनों का ये आंसर हुआ कि कैसे आप कवर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन था कि हाउ टू रिटेन इट। अगेन आई विल कम टू माय द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने पहले आंसर किया था कि 5 AM दैट इज द बेस्ट टाइम। जब आप 5 बजे उठ के सुबह चीज़ों को याद करते हो, वो पहला बेनिफिट जल्दी याद होती है, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश, एयर बिल्कुल फ्रेश, नो डिस्टर्बेंस, ये रीजंस है उसके, बिल्कुल आराम से याद होगा। दूसरी बात, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में रिटेन रहेगा। देखो, सुबह उठ के ट्राई करना, जो मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है आप उसी को ही कवर करो, क्योंकि वो बिल्कुल इजीली कवर हो जाएगा। जो आता है उसको तुम दिन में भी कवर कर सकते हैं। तो रिटेन करने के लिए 5 AM क्लब वाली स्ट्रेटेजी है। अच्छा, रिटेन के लिए एक चीज़ और आपको जो बहुत ज़रूरी है वो है रिवीजन। यू हैव टू शार्पन योर एक्स। आपको अपना जो हथौड़ा है वो शार्प करना ही पड़ेगा। हफ्ते में 5-6 दिन या 5-6 दिन पढ़िए आप। जो 7th डे है, प्लीज़ इस सबको रिवाइज करिए, नहीं तो वो छूट जाएगा पीछे।
सच में कह रहा हूँ, वो छूट जाएगा। आप फिर सोचेंगे कि मुझे दोबारा वो उतना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि मैं एक दिन टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट का मतलब, क्योंकि अगर आप भूल गए तो उतना ही टाइम 6 दिन दोबारा लगाने पड़ेंगे आपको। बेटर कि अभी आप एक दिन लगा लो। जो आपको लगता है कि मैं भूलता जा रहा हूँ, प्लीज स्टॉप योर करंट कवरिंग न्यू सिलेबस। जो भूल रहे हो पहले उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर नया साथ साथ स्टार्ट कीजिए। ऐसा भी कर सकते हो, दिन में आप 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 घंटे आप पुराना नए वाला पढ़ो, 2 घंटे आप जो आपका छूटा हुआ उसको रिवाइज करो। ऐसा भी कर सकते हो। फॉर दिस सौरव आई टेल यू, मैं बच्चों को क्लास में बहुत बार बोलती हूँ कि रिवाइज करो रिवाइज करो। और हमने ना इनकम टैक्स पढ़ना चालू किया था, ठीक है। तो अपने 5 हेड्स होते हैं, 5 हेड्स पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है, पढ़ा दिए, रिडक्शंस पढ़ा दिए। उसके बाद एक दिन सरप्राइज टेस्ट ले लिया, सबके भूले हुए हैं, किसी को याद नहीं सैलरी में क्या था, कुछ नहीं था। तो ये तो प्रैक्टिकली झटका खाया हुआ है बच्चों ने। तो आई थिंक दे विल ऑफ कोर्स consider your points for sure, right? So the next question is, what are the things needed to be done before starting preparation? बहुत यूनिक क्वेश्चन है कि क्या क्या चीज़ें पहले कर लेनी चाहिए प्रिपरेशन स्टार्टिंग करने से पहले, या क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन। It's a very good question, I would say. कहते हैं ना प्री प्लानिंग, हम प्लानिंग पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन वही है कि हाउ टू प्लान द थिंग्स, है ना। हम लोगों को प्लान करना चाहिए अपना टारगेट और हाउ मच वी नीड टू अचीव। मतलब देखो, सिंपल सी बात, मैंने कैसे किया था मैं आपको वो बता सकता हूँ। मेरे पास पहली बात तो मटेरियल चाहिए आपको कि व्हाट मटेरियल शुड आई रीड, है ना। यू हैव टू रीड बुक्स, यू नीड टू स्पेसिफाई 1 book only for 1 paper and 1 book for 2nd पेपर। अनअकैडमी पे एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है स्टूडेंट्स के अंदर, आई हैव नोटिस, बहुत बड़ी लिमिटेशन, एंड विच इज कंज्यूमिंग देयर लॉट ऑफ टाइम। वो अपना बहुत टाइम उसमें वेस्ट करते हैं। वो एक एजुकेटर से पहले ट्रेनिंग लेंगे, सभी क्लासेस लेंगे, दे विल इन्वेस्ट देयर टाइम। मैं यहाँ पे इन्वेस्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट जब वो सेम क्लासेस दूसरे एजुकेटर से लेते हैं, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, आई वुड से वेस्टिंग। क्योंकि वो सोचते हैं कि यार इस एजुकेटर ने तो 95% सिलेबस कवर किया है, मुझे तो 100% सिलेबस कवर करना है। वो 5%, देखो 90% सिलेबस अगर आपने 3 महीने में कवर किया ना, वो उस 5% को कवर करने के लिए 2 महीने और लगाएंगे, विच इज़ वेरी वेस्टलेस, जो एक बहुत पुअर डिसीजन है। एक एजुकेटर से पढ़ो प्लीज। शुरू में आप सबका ट्रायल लेके देख लो कि इससे अच्छा लग रहा है, इससे या इससे। अगर एक को फिक्स कर लो, देन स्टिक टू इट। जैसे कहते हैं ना, गुरु एक ही होता है यार, या फिर रास्ता एक ही पे चल सकते, 2 पे नहीं चल सकते। स्टिक टू इट, उसी को रिवाइज करो। अगर हाँ ठीक है, कोई पॉइंट नहीं समझ आया, कोई अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, यूट्यूब पे जाओ, 5 मिनट की वीडियो देखो, हो जाएगा काम। वाई टू वेस्ट अगेन 2 months ऑन दैट। इस चीज को ध्यान रखिए। अपनी बुक्स आपको पता होना चाहिए कौन सी बुक्स रीड करनी है। उसके बाद मुझे थ्योरी पहले कवर करनी है, प्रैक्टिकल पहले कवर करना है, वो आपको पता होना चाहिए। वो आप पे डिपेंड करता है जो आपका अच्छा है, या आपके पास टाइम के हिसाब से डिपेंड करता है। टाइम है तो जो नहीं आता वो कवर कर लो, टाइम नहीं है तो जो पहले आता है वो कवर करो, अगर टाइम है तो जो पहले नहीं आता वो कवर करो, ठीक है। उसके बाद आपको अपना प्लान सब बना के चलना है कि भाई अच्छा देखो मैंने क्या किया था, सिंपल सी स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ मैं, और ये आप सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब मैंने एग्जाम दिया था तो उस टाइम पे, अभी भी इतना ही है, कट ऑफ जीआरएफ का जाता है 62 to 3%, मैक्स 64%। टारगेट फॉर जीआरएफ, नॉट फॉर नेट, इवन इफ यू आर गिविंग द नेट एग्जाम। नेट दे रहे हो तो भी टारगेट जीआरएफ होना चाहिए। जीआरएफ नहीं भी आया यार, नेट तो आएगा ना, 10% का गैप है उसमें, नेट तो आएगा ना अच्छी तैयारी करोगे तो। अगर तुम तैयारी नेट की करोगे 55 या 60% की तो 50 पे रुक जाओगे, 70 की करोगे तो 50 के तो ऊपर ही आओगे, 60 के तो ऊपर ही आओगे ना, तो नेट आ जाएगा। तो मैं फिर से पॉइंट कंटिन्यू करता हूँ। 150 क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। मैंने टारगेट लिया कि मैं 70% मुझे मार्क्स लाने हैं। 70% मतलब मैंने बफर लिया, 64 मैक्सिमम कट ऑफ जाती है, मैंने बफर लिया 6% का। मैंने कहा 70% मेरा टारगेट होगा। 70 तक तो इतना गिरेगा ही नहीं, मतलब एट लास्ट गिरेगा तो 70 तक ही गिरेगा। 70 का मतलब 105 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150। समझिए, ओनली 105 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 मुझे ठीक करने हैं। इट मींस मुझे सब सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं है। इट इज डैम श्योर, इट इज क्लियर। प्लीज आप 100% सिलेबस के पीछे मत भागिए। मैं आपको बताऊं तो मैंने सिलेबस भी 80% या 70% ही कवर किया था, 80% कवर किया था, एंड आई गॉट 69%।
बट वो अच्छे से कवर किया था। 20% स्टैटिस्टिक्स, बैंकिंग पेपर 2 कॉमर्स का, और पीपल एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन ये बहुत कम रीड किया था। और फर्स्ट पेपर में एक और आता है मैथमेटिकल आपका, जो आपका कोडिंग वगैरह आती है, आई स्किप दैट, मैंने उसको टच भी नहीं किया। फिर से कह रहा हूँ आपको, मुझे मेरा टारगेट 70% है, मुझे 80 अच्छे से कवर करना है बस। 20% को पहले छोड़ दी जो आपको डिफिकल्ट लगता है, अच्छे से 80 को कवर कीजिए। टाइम है तो प्लीज गो फॉर दैट 20%, एल्स कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। Okay, you have already given this answer how to prepare for both papers, right? So I can say this is the repeated question. Okay, what should be the right strategy for preparation? I think this has also been answered. Yes. Okay, how to keep yourself motivated and focused? Okay, same questions ही repeat हो रहे हैं. Let us Same go for the next question. What should be the right approach to solve the questions in exams? क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं, पढ़ के ज़रूर जाते हैं, बट स्पेशली मैंने ये देखा है, इवन आपने भी देखा होगा सौरभ, दैट जो नॉट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पर किसी भी सेंटेंस में नॉट आ जाता है तो बच्चा नॉट नहीं पढ़ता, ठीक है, और गलत दे देता है। फिर असर्टेशन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं। और आजकल जो अपने कोड्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें बच्चे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उनको कैसे अप्रोच करें या उनको कैसे टैकल करें? आपने कैसे टैकल किया था? This is, I would say, the most important question of this interview. Most important question, how to solve the paper. अब तैयारी जितनी मर्जी कर लो, अगर पेपर में ब्लैंक तो रिजल्ट विल बी नील। अब फिर पहली बात, मेरे अकाउंट टीचर इन +1 मिस्टर JD शर्मा, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी, और ये बात मुझे आज तक याद है, दैट क्वेश्चन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर आंसर। लेटर से आपने क्वेश्चंस में एक नोट नहीं पढ़ा, जैसे आप बोल रहे हो, आंसर चाहे आप 10 लाइन का भी लिख दोगे ना बीकॉम में, अगर क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, यू विल गेट द 0 मार्क्स। सो रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, क्वेश्चन को प्लीज 2 बार रीड कीजिएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो ऐसे वो जान के आपको ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि आप एक ही बारी में स्किप कर जाए मेन पॉइंट को। दिस इज द ट्रिक ऑफ प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन इन नेट एग्जाम। क्वेश्चन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर आंसर। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व द पेपर। पता है अभी लास्ट अटेम्प्ट पे आया था हमारा, है ना, उसमें क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन बाउंसर्स आए थे। बाउंसर्स मतलब आउट ऑफ द सिलेबस, एब्सर्ड क्वेश्चन। आप सोचोगे इलॉजिकल क्वेश्चन क्यों पूछा मेरे एग्जाम में, और आप ऐसे 5 क्वेश्चन अगर देख लोगे ना, यू विल गेट ब्लैंक, डैम श्योर यू विल गेट ब्लैंक। कि यार मतलब आप टेंशन में आ जाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया, वो कहेगा कि भाई गांधी जी का जन्म हुआ था उस टाइम, उनके साथ कौन थे, ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे, है ना। या फिर इनकम टैक्स एक्ट आया था ना, तो उसको क्या रिप्लेस करके लाया गया था, किस सन में लाया गया था। आपने पढ़ा ही नहीं है JRF में, नेट में। कुछ जीके के क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं जो पढ़े नहीं है एग्जाम में, है ना। देखिए ये क्वेश्चन बाउंसर्स हैं, जानबूझ के आपको बिचलाने के लिए डाले गए हैं। अब जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसमें आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मेन बात, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डर जाते हैं। तो जो बताऊंगा मैं आपको जो स्ट्रेटेजी, प्लीज फॉलो दिस वन। आप डैम श्योर आप अपना बेस्ट आउटपुट दोगे और कंफ्यूज भी नहीं होगे, चाहे क्वेश्चन पेपर जितना मर्जी डिफिकल्ट आया हो। मैंने फिर से कहा था 105 क्वेश्चंस है ना, तो ये आंसर मैं पहले भी दे चुका हूँ। इसका आंसर सुनिए, देखिए हमें जो क्वेश्चन पेपर है इज मिक्स ऑफ ऑल क्वेश्चंस, वेरी इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस। समझ रहे हो, जितने भी पेपर होते हैं ना, चाहे वो कैट का हो, चाहे वो IAS का हो, सभी क्वेश्चन पेपर ऐसे ही होते हैं, वेरी इजी, मीडियम, डिफिकल्ट क्वेश्चंस। हमारा पेपर है वो मॉडरेट लेवल का आता है, मतलब कि 30% क्वेश्चंस वेरी इजी रहेंगे, 30 to 40% क्वेश्चंस मीडियम रहेंगे, 30% क्वेश्चंस डिफिकल्ट रहेंगे। जो बाउंसर्स आ रहे हैं ना पेपर में, वो आपको डिफिकल्ट वाले दिख रहे हैं। मैंने खुद अप्रोच फॉलो करी है, देखिए पेपर 1 से स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए, दोनों पेपर एक साथ सॉल्व कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, पेपर 1 पेपर 2 एक साथ सॉल्व करने हैं। कैसे करने हैं, या तो आगे से स्टार्ट करें, पीछे से स्टार्ट करो, आपकी मर्जी, इट डिपेंड्स अपॉन यू। मैं क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और क्वेश्चन 150 तक जाऊंगा मैं, ठीक है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया, सिर्फ रीड किया, मतलब कि मैं उसको देख के समझ पा रहा हूँ 10 सेकंड में कि आई विल बी एबल टू डू इट इन, देखते मैं उसको कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मैंने देखा फर्स्ट क्वेश्चन कि यार इसको टाइम लगेगा, या फिर वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, उसको रीड मत करो पूरा, आप देख जाओ कि यार मैंने ये 5-10 सेकंड में सॉल्व नहीं हो पाएगा, छोड़ दो।
सेकंड क्वेश्चन, मान लो लेटेस्ट से क्वेश्चन आया है कि जो MM अप्रोच है वो किसने लिखी है, आपको इसका आंसर आता है एंड इट विल टेक ओनली 2 सेकेंड्स, उसका आंसर कर दो। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, समझ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, छोड़ दो। फोर्थ क्वेश्चन प्रैक्टिकल आया, छोड़ दो। फिफ्थ क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन आया कि भाई इसका इंटरेस्ट रेट है ना, इनकम टैक्स में जो TDS है वो सैलरी का कितना TDS है, आंसर है 10%। आपको टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में, देखा और टिक। अगर ऐसा क्वेश्चन है, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड बिलीव मी, आउट ऑफ 10 to 12 क्वेश्चंस हर 3 या 4 क्वेश्चन वेरी इजी होते ही होते हैं, समझ रहे हो। हम 1 से लेके 150 तक मूव करेंगे सभी क्वेश्चंस तक। इट विल नॉट कंज्यूम टाइम। आप सोच रहे हैं कि टाइम कंज्यूमिंग है, मैंने अप्लाई किया, मेरा पेपर 15 मिनट पहले खत्म हो गया था ठीक है, इट विल नॉट टेक मच टाइम। आपके शुरू में 30-40 मिनट में ना अराउंड 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात पता है क्या है, बेस्ट बात, आपके बिल्कुल वेरी इजी क्वेश्चन हुए तो कॉन्फिडेंस है कि क्वेश्चन सही होगा। जब कॉन्फिडेंस आ गया ना तो आपका बाकी पेपर बहुत अच्छा जाएगा। द कॉन्फिडेंस इज द ओनली थिंग यू नीड इन पेपर, और वो तब आएगा जब आपको होगा कि यार हाँ मुझे पेपर आता है। फिर जब वेरी इजी क्वेश्चन हो गए, फिर आप आइए मीडियम क्वेश्चंस में, मतलब आप देख के 2 सेकंड 5 सेकंड में बता पा रहे हो कि मैं इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन पिक किया, देखा कि यार ये तो टीचिंग का क्वेश्चन है, 1 मिनट में सॉल्व हो सकता है, ठीक है, रीड किया, सॉल्व किया। सेकंड क्वेश्चन डिफिकल्ट है यार, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, नहीं होगा, छोड़ दो। थर्ड क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, इजी था। फोर्थ क्वेश्चन फिर देखा यार 1 मिनट में सॉल्व हो सकता है, ये होते हैं मीडियम क्वेश्चंस, आपने सॉल्व कर दिया। ऐसे ही 1 से लेके 150 तक फिर जाएंगे, सेकंड राउंड होएगा हमारा ये। अब क्या होगा, आपके 40 क्वेश्चंस और सॉल्व हो जाएंगे। नाउ अब 1.5 घंटा मान लो जा चुका है ना, और आपके 70 क्वेश्चंस हो चुके हैं। टारगेट कितना है, 105 का, है ना। 35 क्वेश्चंस रह गए और 1.5 घंटा रह गया, इट्स इनफ यार, बहुत है इतना टाइम तो। अब हम मूव करते हैं हार्ड क्वेश्चंस पे। हार्ड में क्या होगा, अब जो क्वेश्चन आप, अच्छा कुछ जो आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते ना, उसको छोड़ देना, उसको देखना भी नहीं है, बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। अब तीसरा लेवल आया जो हार्ड क्वेश्चंस, मतलब 1 से ज्यादा टाइम लगे, 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा उसमें, बट मेक श्योर कि ज्यादा टाइम भी ना ले, वो 2 मिनट के अंदर हो जाए, 2 या 3 मिनट के अंदर हो जाए, ज्यादा टाइम मत ले वो, ठीक है। अब आपने 1 से लेके 150 तक गए आप, और आपने हार्ड क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपको पता लगा 20 क्वेश्चंस जो हार्ड थे वो भी मेरे हो गए हैं। नाउ यू हैव 45 to 50 मिनट्स, और आपका अब 90 क्वेश्चंस हो गए हमारे, है ना। अब रह गए 15 क्वेश्चन। एक चीज आपको फिर बताता हूं मैं, जो आपका RC और DI है, प्लीज उसको हार्ड में पिक कीजिएगा, इजी में छोड़ दीजिएगा, टच भी नहीं करना है, मीडियम में टच भी नहीं करना है। देखो अगर इजी आया तो ठीक है, बट अगर डिफिकल्ट आया, ट्रिकी हुआ, तो यू विल वेस्ट योर टाइम, यू विल रियली वेस्ट योर टाइम। आप टाइम एफिशिएंट नहीं हो। रीजन क्या है, देखो जो आप RC-DI कर रहे हो उसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, अगर एक DI का क्वेश्चन 5 मिनट ले रहा है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी क्या है, वो 1 सेकंड में हो रहा है, वो भी 2 नंबर का ही है। एक जगह आप 5 मिनट इन्वेस्ट कर रहे, जगह आप 2 सेकंड इन्वेस्ट कर रहे हो, नंबर इक्वल मिल रहे हैं, नंबर इक्वल मिल रहे हैं यार, मैं 5 मिनट क्यों इन्वेस्ट करूं। इसलिए पेपर बच्चों का सॉल्व नहीं होता है। तो RC-DI आप प्लीज हार्ड वाले में सॉल्व कर दीजिए, और जितने भी हार्ड क्वेश्चंस आपको आते हैं 150 तक सॉल्व कर दीजिए। अब बात आते हैं आउटलायर्स की। आउटलायर्स मतलब जो एब्सर्ड क्वेश्चंस है, या जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, है ना। अब देखो पता है क्या हुआ इसमें क्या हुआ कि आपके 90 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, आप कंफ्यूज भी नहीं हुए हो। रीजन यही है कि आप कंफ्यूज हो गए थे उस एग्जाम में, क्योंकि आपने पहले उन्हीं को सॉल्व किया था। अब हमने वेरी इजी को सॉल्व किया, मीडियम सॉल्व किया, डिफिकल्ट सॉल्व किया। आई हैव सोल्व 90 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चन और करने हैं, 1 घंटा पड़ा है मेरे पास, आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते हो। अब पता है क्या होगा, कॉन्फिडेंस इस लेवल पे आ चुका है आपका, जो क्वेश्चन नहीं भी आता होगा ना वो भी कर पाओगे। अब उसकी ट्रिक सुनो कि जो क्वेश्चन नहीं आता आपको वो कैसे करना है, मैं आपको वो बताता हूँ। जो क्वेश्चन नहीं आता वो 2 तरह के क्वेश्चन हो गया। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, मान लो गांधी जी का जन्म कब हुआ, मुझे नहीं पता, ठीक है, आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, नथिंग लॉजिक, जस्ट क्रैमिंग। अगर आपको ये अंदाजा लग रहा है कि भाई लगा सकता हूं इसका तुक्का, तो आप लगा दीजिए। अगर कोई अंदाजा नहीं लग रहा है तो C लगा दीजिए। इसका रीजन ये है क्योंकि जो हिस्टोरिकल ट्रेंड है उसमें मैक्सिमम आंसर्स C होते हैं, बट उसको लगाइए जो नहीं आता, जो आता है उसको C नहीं लगाना है यार, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े लॉजिकल होंगे, मतलब हमारा जेआरएफ का एग्जाम कैसे आता है कि 4 में से ना 2 ऑप्शन होते हैं ना, वो क्लोज होते हैं आंसर के, 2 ऑप्शन एब्सर्ड, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। तो हमारे पास एक्चुअल में 2 ही ऑप्शन होते हैं जिसमें हमें चूज करना होता है। 2 ऑप्शन सच में बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। आप क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन का एक लिंक, सेंटर पॉइंट देखिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है मानता हूं, बट दिमाग तो है ना, लॉजिक तो लगा सकते हैं ना। ऐसा मैंने भी बहुत क्वेश्चंस में किया था। मैंने सिर्फ सेंटर लॉजिक देखा क्वेश्चन का सेंटर लॉजिक देखा कि यार ये किस बात पे बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, ये इनकम टैक्स की बात कर रहा है, इनकम टैक्स में ना ये सैलरी पे कुछ बात कर रहा है। उसके बाद मैं ऑप्शंस पे आया, जो सेंटर पॉइंट था क्वेश्चन का मैंने मैच किया, क्या ये ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है, क्या ये ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है, क्या ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है, क्या ऑप्शन 4 से मैच कर रहा है। आपको 90% आंसर मिल जाएगा। जो सेंटर पॉइंट क्वेश्चन का है वही सेंटर पॉइंट 4 में से एक ऑप्शन का होगा। अब ऐसा हो सकता है कि 2 ऑप्शन क्लोज हो, आपको पता नहीं लग रहा है, तो उसमें से आप कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो अब क्या प्रोबेबिलिटी आपकी 50% होगी आंसर सॉल्व होने की। पहले 25% थी ना, अब 2 ही में से आंसर सॉल्व करना है, तो काफी क्लोज हो आप क्वेश्चन सॉल्व करने की। उसके बाद जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते हैं उसको कुछ भी लगा दीजिएगा, आपकी मर्जी। ऐसे सॉल्व करोगे तो डैम श्योर आपको जेआरएफ कोई रोक ही नहीं सकता। That's really great, Saurabh. I never used this strategy to be very frank. But हाँ, जो क्वेश्चन ऐसा लगता था टाइम कंज्यूम होता है, मैं उसको ऑफकोर्स स्किप कर देती थी. दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट बाय यू, राइट. सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा. ये जो स्ट्रेटेजी है मैंने डेवलप करी है, बट पता है कैसे डेवलप हुई है? 5 AM क्लब, जब 5 बजे उठता था ना मैं, तो मैं अपने आप से आधा घंटा बातें करता था कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ. उस टाइम पे आपका माइंड आपको ऐसे आंसर्स देगा, आप भी नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि सच में ये मैंने ही निकाला है. ऐसा होगा उस टाइम पे. तभी कह रहा हूँ आप प्लीज ट्राई कीजिए, 10 बजे 11 बजे तक सो जाइए, अलार्म लगाइए, साथ में पानी का ग्लास रखिए, अलार्म को दूर रख दीजिए ताकि आपको उठना ही पड़ेगा, है ना. एक माइंड में मतलब एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यार ये टाइम तो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है मेरे लिए, ये तो मैंने उठना ही उठना है, अगर ये वेस्ट कर दिया तो मतलब मैं बहुत बड़ा अपना लॉस कर रहा हूँ. दैट्स नाइस सौरभ, दैट्स रियली नाइस. ऑफ कोर्स मैं भी मानती हूँ कि हाँ, सुबह उठने के अपने फ़ायदे होते हैं. सो येस, दैट वाज रियली गुड स्ट्रैटेजी टू बी वेरी फ्रैंक. बच्चे इसमें बहुत, कई बच्चे मतलब वो जब मुझे बोलते हैं कि मैम 3 घंटे में पेपर कैसे होगा, एंड सच में मैंने अभी तक 2 अटैम्प्ट दिए हैं, राइट. एक में मेरा नेट नहीं हुआ था, दूसरे में हो गया. दोनों अटैम्प्ट्स में मेरे 2 घंटे में पेपर हो गए थे और 1 घंटा मैं नींद ले रही थी. सो मैं सोचती हूँ बच्चों के पेपर ख़त्म कैसे नहीं होते, मतलब मेरा ख़त्म हो चुका होता है और एक्स्ट्रा जो काम होते हैं मैं वो भी कर लेती हूँ. सो आई डोंट अंडरस्टैंड, बट ओके. लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स इज एनी एक्सपर्ट टिप्स. कोई एक्सपर्ट टिप्स है आपकी जो आप देना चाहते हो? एक्सपर्ट टिप फ्रॉम माई साइड, मैं आपको एक मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट है पीएचडी करने में या फिर प्रोफेसर बनने में या टीचर बनने में, तो ही इस एग्ज़ाम को दीजिएगा. देखो मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं स्टूडेंट्स को एक सिंपल सी बात आता हूँ और वो फैक्ट भी है. एक ही लाइफ है हमारे पास एंड लास्ट एम इज टू बी हैप्पी. हर कोई खुश रहना चाहता है ना. अब एक बात सुनो, लेटर से मेरा इंटरेस्ट प्रोफेसर बनने में है और मैं आईटी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ 9 to 5, है ना. अब वहाँ के मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है. मैं पैसे तो कमा रहा हूँ, मुझे 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए मान लो महीने के भी मिल रहे हैं ना, बट मैं आई एम फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड यार. मैं जब नेक्स्ट डे उठता हूँ ना, मैं सोचता हूँ यार आज मुझे फिर ऑफिस जाना पड़ेगा. समझ रहे हो, ये फीलिंग आ रही है मुझे. और जब मैं फ्रस्ट्रेट रहता हूँ तो क्या मेरे रिलेशनशिप भी बिगड़ते हैं, मेरे घर वालों के साथ रिलेशनशिप, मैं लड़ाइयाँ करूंगा उनसे, मैं इरिटेट रहूंगा, मैं दोस्तों के साथ इरिटेट रहूंगा, है ना. बट एक जगह पे मैं प्रोफेसर हूँ, मैं प्रोफेसर बन चुका हूँ एंड आई लव टीचिंग. मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार हाँ आज स्टूडेंट्स को मैं ये टीच करूंगा, आज मैं ये टीच करूंगा. इवन कि मैं उनको अपना एक्स्ट्रा टाइम भी दूंगा कि यार जब आप चाहो मुझसे पढ़ सकते हो. आई एम एंजॉइंग माई वर्क. मैं खुश रहूंगा, मैं हैप्पी रहूंगा, चाहे मैं 20 लाख नहीं मैं 12 लाख कमा रहा हूँ, मैं 15 लाख कमा रहा हूँ, बट आई एम हैप्पी. देखो लाइफ एक ही है, लास्ट टाइम इज टू बी हैप्पी. और एक और बात है, जब आप खुश होकर काम करते हो ना, आपकी क्वालिटी जाती है एक्सीलेंट. यू नो व्हाई एप्पल इज कॉस्ट 1.5 लाख, 1.5 लाख का है, एंड द सेम सैमसंग इज 40, 50, 60,000.
क्वालिटी, ओनली द क्वालिटी। एप्पल ने वो क्वालिटी मेंटेन करी है। जितने भी मतलब आप देखोगे ना, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो एक्सेल ब्रांड है, दे हैव मेंटेन द क्वालिटी। वो तभी आएगा जब आप इस माइंड को फ्री होके काम करोगे। प्रेशर में कुछ नहीं बनता यार। तो बेस्ट थिंग, अगर आप अपने आप को एनालाइज करो कि यार सच में मुझे मजा आता है पढ़ाने में, तो गो फॉर इट। सेकेंडली, वी टेक एजुकेशन। हम एजुकेशन ले रहे हैं सब लोग, मशीन बनने के लिए नहीं ले रहे हैं। मतलब जो एजुकेशन लोगे आप ना, उसको स्प्रेड करना सबके अंदर। जब वो स्प्रेड करोगे, यू विल फील हैप्पीनेस। और सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो वो मजा नहीं आएगा। पैसे के पीछे तो यार मतलब कोई भी भाग सकता है। हमने एजुकेशन का मतलब ही ये है कि हम उसको लें और उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करें, उसको सबकी, अपने आसपास की और लोगों की ग्रोथ के लिए यूज करोगे, शेयरिंग करोगे, तो ही मजा आएगा। तो यही मैसेज को देना चाहूंगा। JRF इज नथिंग बिग। आप सोचते हो कि यार मैंने इतने अटेम्प्ट दे दिए, बहुत टफ है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिलीव मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, बस एक माइंड सेट हो आपका कि यार करना है बस, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। दिस इज ओनली थिंग। फिर आपको पता है क्या होगा, और कुछ दिखेगा ही नहीं। एक बच्चे को देखना, अगर उसको मान लो ये रास्ता क्लियर करना है ना, वहां तक जाना है, उसको बीच में पानी पड़ा है, कुछ उसको कुछ दिखेगा ही नहीं, उसका सिर्फ टारगेट होगा सामने। तो आपको भी वैसा ही होना चाहिए। मतलब जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस है, ये है, वो है, दिस एंड दैट, कुछ भी है, आप इतना फोकस्ड हो कि उस चीज को इग्नोर करो। इग्नोर भी कर से उसको चीज को आप कर सकते हैं। Okay, so that was really very nice, what do we say, suggestion, right? And सच में बच्चों ने ही नहीं, I think I also learned 2-3 things from you, Saurabh, today. And really thank you for this interview. Anything, any element would you like to share to students, to me? Anything you want to say at last? Anything? I would like to say, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। खुश रहो और मस्त रहो यार। लाइफ में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। मस्त रहो, काम करो और खुश रहो, बस। दिस इज द ओनली गेम। सो थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, स्पेशली अपने शेड्यूल से, एंड एक्चुअली गिविंग द इंटरव्यू आउट ऑफ योर टाइम, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। आई नो यू आर डूइंग PhD एंड उसमें बहुत टाइम लगता है ऑफ कोर्स। सो थैंक यू सो मच टू बीइंग विद अस, एंड ऑफ कोर्स यू प्लीज़ बी सेफ एट योर होम बिकॉज COVID-19 चल रहा है। एंड एवरीबडी, ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज़ जब तक ज़रूरत ना पड़े घर से ना निकलें, राइट? जितना पॉसिबल हो अवॉइड करें बाहर का कॉन्टैक्ट, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। I would like to add a point for you all guys. कोरोना वायरस में ना हम सब लोग बहुत नेगेटिव हो गए हैं। पता है क्या है, हमारा माइंड कैसे काम करता है? जैसा इसमें इनपुट डालोगे ना, वैसा ही ये रिएक्ट करेगा। मतलब मैं सिंपल सी बात कहूँ कि मुझे अगर आलू का परांठा बनाना है तो मैं आटे में आलू भरूंगा, गोभी का बनाना है तो गोभी भरूंगा, राइट? ऐसे अपना दिमाग है ये, जो भरोगे ना वैसा ही ये सोचने लगेगा। इतने न्यूज़, सुबह उठो न्यूज़पेपर देखो, टीवी में चलाओ तो कोरोना वायरस, दोस्त से मिलो तो कोरोना वायरस, मम्मी से मिलो तो वो कोरोना वायरस की बात करते हैं, है ना? सब मतलब कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं। आपके दिमाग में इतना डर बैठ चुका है इस चीज़ को लेके कि आप तैयारी नहीं कर पा रहे। देखो यार, सिंपल सी बात है, मतलब मैं एक बात कहना चाहूँगा, इतना डर क्यों है इस बात के लिए? क्योंकि इस चीज़ को इतना हाईलाइट किया जा रहा है। आपको पता है कि एक दिन में एक्सीडेंट, सिर्फ इंडिया में एक्सीडेंट से कितनी डेथ होती है? जितनी ये कोरोना वायरस से ज़्यादा होती है। द पॉइंट इज, उसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा है ना? आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिए कि यार मुझे कोरोना वायरस ना हो जाइए, अपने घर रहिए, कुछ नहीं होगा आपको। बस सिंपल सी बात, अपना मास्क लगाया और स्टे सेफ, घर पे रहो, कुछ नहीं होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ से। बुखार है, खांसी जुकाम है, वो ठीक हो जाता है। यू आर नॉट गोइंग टू डाई। वो तो सिर्फ बहुत छोटा बच्चा या फिर बहुत एज्ड है उनके लिए दिक्कत की बात है। यू आर अ यंग गाय, यू हैव अ गुड इम्यून सिस्टम, यू आर नॉट गोइंग टू डाई। अपने घर रहिए, प्रिकॉशंस पूरे लीजिए, पर डरिए मत यार। डरोगे तो फिर जियोगे कैसे? समझ रहे हैं? तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखिए। आई विश ऑल यू विल स्टे हैप्पी, यू विल स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। गुड बाय।
Bye everyone. So I'm ending this session. I hope you had a great interview, right? And thanks for watching. Take care. Bye bye. उसके बाद ऑप्शंस पे आया है, आपका ब्लर हो गया मैम। ओके फाइन। एक बात बोलूं, फटाफट चाय पी लूं। आराम से यार, आराम से, आराम से। ठंडी हो गई गलती से, जाने नहीं दिया मैंने। कोई बात। हाँ, दूसरा